हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं। जैसा कि आप लोगों ने मांस का फर्स्ट पार्ट देख लिया है, आज मैं सेकेंड पार्ट के साथ उपस्थित हुई हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट जो है बहुत ही पसंद आया था, उसी तरह सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। ये जो मांस है आप लोग का, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। जंतु जगत से प्राप्त जो मांस होते हैं उनमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वजह से जंतु जगत में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं मांस में, तो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग आज मांस का सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और मांस के दूसरे पार्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग मांस का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने नरम मांस और कठोर मांस के बारे में जाना था। तो आज हम लोग कठोर मांस और नरम मांस को विस्तार पूर्वक जानेंगे। विस्तार पूर्वक मतलब कि हम लोग उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो आज चलिए हम लोग नरम मांस की बात कर लेते हैं। नरम मांस की बात करें तो अगर पशु जो होता है, पशु के शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं, पशु कम उपयोग में लाता है, तो वहाँ से जो मांस प्राप्त होते हैं वो नरम मांस कहलाते हैं या नरम मांस प्राप्त होते हैं। एक बार और जान लीजिए, पशु जो होता है अपने शरीर की मांसपेशियों को, जिन मांसपेशियों को कम उपयोग में लाता है उसे क्या कहते हैं, नरम मांस कहते हैं, या वहाँ से हमें नरम मांस प्राप्त होता है। नरम मांस में पीले संयोजी ऊतक भी पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग कठोर मांस के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग नरम मांस को जान लिए कि जो पशु जो होते हैं वो मांसपेशियों का कम उपयोग करते हैं, वहाँ से हमें नरम मांस प्राप्त होता है। तो उसी का अपोजिट, उसी का उल्टा जो है, पशु जो होते हैं अपने शरीर में मांसपेशियों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, वहाँ से क्या होता है, कठोर मांस प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग आगे और भी बात कर लेते हैं। मांस का और भी तरह से वर्गीकरण जान लेते हैं। मांस का जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं वो 4 प्रकार से करते हैं। मुख्यतः जो होता है 4 प्रकार से वर्गीकरण होता है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे वर्गीकरण होता है। पहला हम लोग का टॉपिक जो है गौ मांस। गौ मांस में इस श्रेणी में जो होता है वो पालतू गाय, भैंस, बकरी, अब ये गाय भैंस जो गौ मांस के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए हम लोग गौ मांस के बारे में भी विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। गौ मांस में जो होता है उनके आयु के अनुसार, उनकी अवस्था के अनुसार, उनकी योनि के अनुसार इनका भी वर्गीकरण किया जाता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं जानवरों का वर्गीकरण जो होता है योनि एवं आयु के अनुसार कैसे होता है। तो चलिए जान लेते हैं व्हील। पहला आप लोग जान लीजिए व्हील। व्हील किसे कहते हैं, गाय की। व्हील को विस्तार पूर्वक जानिएगा। व्हील किसे कहते हैं, गाय के 3-4 सप्ताह के बछड़े का मांस जो होता है वो व्हील मांस कहलाता है। व्हील मांस को क्या कहलाता है, जो गाय का बछड़ा होता है वो 3 से 4 सप्ताह का होता है, उससे जो प्राप्त मांस होता है उसको कौन सा मांस कहते हैं, व्हील मांस कहते हैं। ये काफ़ी सुपाच्य होता है और उत्कृष्ट मांस होता है, बहुत ही अच्छा मांस इससे प्राप्त होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कॉफ मांस की बात कर लेते हैं। कॉफ जो होता है 3 से 8 माह के बछड़े, कॉफ जिसको बोलते हैं 3 से 8 माह के बछड़ा, नर हो या मादा जो भी हो, 3 से 8 मांस का बछड़ा से जो प्राप्त होता है मांस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉफ मांस कहते हैं। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पूरे वीडियो को देखिएगा आप लोग। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे कि मैं उसको सुधार कर सकूं। तो चलिए आगे चलते हैं, हाइफर की बात कर लेते हैं। हाइफर क्या होता है, कुंवारी गाय का मांस हाइफर कहलाता है। यानी कि जो गाय होती हैं, जो माँ नहीं बनी होती हैं, जो बच्चा नहीं दी होती हैं, उनके मांस को क्या कहते हैं, हाइफर मांस कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, स्टीयर मांस किसे कहते हैं, स्टीयर।
जिस बछड़े का बंध्या हो चुका हो उसे स्टीयर कहते हैं। बंध्या का मतलब होता है कि इनका जो अंडाशय होता है उसको कुचल दिया जाता है और इनमें प्रजनन शक्ति की कमी आ जाती है, यानी कि कहा जाए कि प्रजनन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो इसको हम लोग आगे चलते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्टीयर कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। स्टग किसे कहते हैं? स्टग की बात करें हम लोग तो स्टग किसे कहते हैं? वह युवा बैल जिसका बंध्या कर दिया जाता है। स्टग बैल वो होता है जिसका बंध्या हो चुका है और वो एक युवा बैल है, उससे कौन से मांस प्राप्त होते हैं? स्टग मांस प्राप्त होते हैं। तो चलिए गाय की बात कर लेते हैं हम। गाय तो आप लोग जानते हैं जो बच्चा देती हैं, जिसकी ये प्रक्रिया है सारी, विल, कॉफ, हाइफर, स्टीयर, स्टग, ये गाय के बच्चे की ये सारी प्रक्रिया है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं बैल की। बैल क्या होता है? परिपक्व नर का मांस जो नपुंसक होता है, यानी कि नपुंसक की बात करें तो जिसका बंध्या हो चुका है वो बैल, जो उससे क्या होता है? परिपक्व मांस प्राप्त होता है। और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाइफर और स्टीयर का मांस जो होता है उत्तम श्रेणी का होता है। हाइफर जो होता है, हाइफर क्या होती है? कुंवारी गाय होती है जो मां नहीं बनी होती है, उससे बहुत ही उत्तम श्रेणी का मांस प्राप्त होता है। और स्टीयर से बहुत ही उत्तम कृष्ट का मांस प्राप्त होता है। स्टीयर जो होता है जिस बछड़े का बंध्या हो चुका होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं आगे और भी चीज़ों के बारे में। मटन की बात कर लेते हैं। मटन क्या होता है? भेड़ बकरी से प्राप्त जो मांस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। भेड़ बकरी से जो प्राप्त मांस होता है उसको क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। अब मटन का वर्गीकरण कर लेते हैं। मटन का वर्गीकरण कैसे होता है? आयु के अनुसार तथा परिपक्वता के अनुसार। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा जानवरों का वर्गीकरण योनि और आयु के अनुसार हो रहा था, उसी तरह मटन का भी वर्गीकरण होता है आयु तथा परिपक्वता के अनुसार। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहला लैम्ब के बारे में। लैम्ब मांस क्या होता है? 12 माह से कम उम्र के नर या मादा भेड़ बकरी का मांस जो होता है लैम्ब मांस कहलाता है। लैम्ब मांस कौन सा क्या कहलाता है? 12 माह से जो कम उम्र के नर मादा भेड़ बकरी होते हैं उनके मांस को क्या कहते हैं? लैम्ब मांस कहते हैं। अब आगे चलिए बात कर लेते हैं ईयरलिंग की बात कर लेते हैं। ईयरलिंग मांस क्या होता है? 1 साल से 2.5 साल के भेड़ जो होते हैं उनसे प्राप्त मीट को क्या कहते हैं? ईयरलिंग मटन कहते हैं। ईयरलिंग मटन किसे कहते हैं? 1 से 2.5 साल के भेड़ से प्राप्त मीट को ईयरलिंग मटन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। परिपक्व मटन की बात कर लेते हैं हम लोग। परिपक्व मटन क्या होता है? परिपक्व मटन मादा भेड़ बकरी का मांस होता है, यानी कि जो मादा भेड़ बकरी होती हैं उनसे जो प्राप्त मीट होता है, उनसे जो प्राप्त मांस होता है उसको क्या कहते हैं? परिपक्व मटन कहते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसका रंग जो होता है लाल या गुलाबी होता है। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं सूअर के मांस के बारे में। सूअर के मांस के बारे में बात कर लेते हैं। सूअर का मांस जो होता है 7 माह से 1 वर्ष के सूअर का मांस सर्वोत्तम होता है, यानी कि जो सूअर होती हैं उनका जो 7 माह से 1 वर्ष के सूअर का जो मांस होता है वो उत्तम श्रेणी का होता है, बहुत ही अच्छा मांस होता है। सूअर के पेट से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये टीजीटी पीजीटी में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो सूअर के पेट के हिस्से से प्राप्त मांस को क्या कहते हैं? बेकन कहते हैं। बेकन किसको कहते हैं? सूअर के पेट के हिस्से से, सूअर के पेट के हिस्से से जो मांस प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? बेकन कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और साथ ही साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए जिससे कि आप लोग को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। गंदगी में रहने वाले सूअर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदगी में रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पलते हुए, काफ़ी गंदगी में सूअर पलते हैं। तो जो सूअर गंदगी में रहती हैं उनका मांस खाने से ट्राइकीनोसिस रोग हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो भेड़ गंदगी में रहती हैं उनका सेवन करने से क्या हो जाता है?
किनोसिस रोग हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अवयव के रूप में मांस, अवयव के रूप में मांस जो होता है, यानी कि जो पशु होते हैं उनके शरीर के जो पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, उनसे ये मांस प्राप्त होते हैं। जैसे देख लेते हैं, हृदय, यकृत, मस्तिष्क, पेट, टांगे, पीठ, पूंछ, सिर, यहाँ से जो मांस प्राप्त होते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट होते हैं, बहुत ही उत्तम होते हैं, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं और ये काफ़ी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, जो कि हम लोग होम साइंस से है, तो पाक क्रिया का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है मांस पे, इसको भी हम लोग भली भांति जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। मांस को पकाने से रोगाणु जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मांस जब कच्चा होता है तो उस पर कई तरह के रोगाणु जीवाणु पनपे रहते हैं, और जब मांस को पका दिया जाता है तो रोगाणु और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। मांस पकाने पर सुपाच्य हो जाता है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को अगर पकाया जाए, अगर वो सख्त है तो उसको पकाया जाता है तो क्या होता है, वो नरम हो जाता है और सुपाच्य हो जाता है। मांस पकाने पर रंग, स्वाद एवं सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, अगर मांस को आप लोगों ने देखा होगा तो वो जब कच्चा मांस रहता है तो वो अलग कलर का रहता है, और जब उसको पका दिया जाता है तो उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है, उसका सुगंध भी चेंज हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। मांस में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मांस में उपस्थित होता है, और उसका ऑक्सीकरण होने पर, जब मांस को पकाते हैं तो जो मांस में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने पर उसका रंग क्या हो जाता है मांस का, वो भूरा हो जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। मांस को पकाने से प्रोटीन थक्के के रूप में जम जाते हैं। मांस को जब पकाया जाता है तो मांस में जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं वो थक्के के रूप में जम जाते हैं। पके मांस का प्रोटीन जो होता है सुपाच्य होता है। जब मांस को पका दिया जाता है और उसमें से जो प्राप्त होता है प्रोटीन, तो वो क्या होता है, वो बहुत ही सुपाच्य होता है, नरम होता है, जिसको जो भी व्यक्ति खाता है मांस को तो उसको आसानी से पचा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं मांस के 3rd पार्ट के साथ आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।